आप सभी साथियों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया है। पहला सवाल है, जैसे अभिसंध के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें निम्नलिखित में से गुणन की क्रम विनिमयता के लिए उचित विकल्प कौन सा है? गुणन की क्रम विनिमयता, जिसमें संख्या पूछी जाती है a इंटू बी सी ए बटे बी इंटू सी बटे डी बराबर सी बटे डी इंटू ए बटे बी, इस तरीके का आएगा। क्योंकि ब्लू प्रिंट के अंदर दिया है 7 चरिता का, तो यहाँ पर आपके पूछने का पूरा चांस है क्रम विनिमयता या वितरण वाला। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन 6 को देखोगे, 2/3 इंटू 3/5 बराबर 3/5 इंटू 2/3, क्रम बदला जा रहा है, पहला दूसरे पर, दूसरा पहले पर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6 है इसका। दूसरा सवाल है, समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 9 में चर x का मान क्या होगा? x का मान निकालना आपको। तो अगर छोटे इस तरीके की कोई भी समीकरण देख करके पूछा जाता है तो 2x प्लस 5 यहाँ से x का मान निकालना है। वैसे तो मौखिक मिल जाता है, लेकिन फिर भी सोल्व करके भी देखोगे तो भी मान कितना आ जाएगा? 2। तो x का मान है वो 2 है, बे ऑप्शन। फिर तीसरा सवाल है, बहुपद है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? या तो आपको अंत्य कोणों के योग का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। यहाँ पर अंत्य कोण के योग का सूत्र क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर अंत्य कोणों के योग का सूत्र नहीं पूछा तो फिर बाह्य कोणों का 100% आपको पूछा जाएगा। और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चौथा सवाल है, जिसमें संख्या 484 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? वैसे संभावना है तो है कि इस संख्या का वर्गमूल आपको पूछा जाएगा, 484 का रूट जैसे 22, लेकिन यहाँ पूछा है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो थोड़ा सा सवाल को घुमा करके पूछा जाएगा। तो जिसमें 22 में अंक कितने हैं? 2। तो वह ऑप्शन। संख्या 8 का घनफल होगा, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर सीधी 8 का क्यूब पूछा जाएगा। 8 का क्यूब हो या 7 का क्यूब हो, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन आपको अच्छे से याद करके जाने। तो 8 का क्यूब है वो 512 हो जाएगा। अगर 9 का क्यूब पूछा जाता है तो 729 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 का क्यूब पूछा जाता है तो 343 हो जाएगा। इन तीन संख्याओं का घन अच्छे से याद करके जाए। इन तीनों में से कोई भी एक सवाल पूछने की पूरी संभावना रहेगी इस जगह। फिर पांचवा सवाल है, जिसमें राशि की तुलना वाले टॉपिक से लिए गए। मूल धन अगर पी दर आर प्रतिशत वार्षिक और समय टी अगर दिया हो तो मिश्र धन क्या होगा? तो यहाँ पर सीधा मिश्र धन का सूत्र पूछा जाएगा। याद रखना, ये सरल ब्याज का सूत्र है। ब्याज का पूछा जाए तो पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, और इसके अंदर पी इंटू कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर के पूरा बटे में 100 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि 1 प्लस अलग से आर बटे 100 होगा, भिन्न अलग अलग होगी। अगर एक साथ दिया जाए तो सही कौन सा होगा? पी इंटू 100 प्लस आर बटे 100 की घात टी, ये ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से एक साथ दिया जाए तो, वरना अलग से मिश्र धन का सूत्र कौन सा हो जाएगा? ये पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100। उसके बाद सातवां सवाल है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5 में बहुपद की घात कितनी है? घात बतानी। वैसे भी यहाँ पर पूछा है चर की घात कितनी है, एक रेखिक बहुपद में, ये पूछा हुआ सवाल था। उसकी जगह मैंने ये चुना है। तो बहुपद की घात कितनी है? अधिकतम घात, जैसे चर की x की घात कितनी है? 2। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 2। अब इसके बाद अगला 8वां सवाल है, 2 की घात 5। तो थोड़ा सा क्या है कि प्रत्येक सवाल के साथ साथ बनने वाले संभावित अन्य प्रश्नों के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। 8वें सवाल के अंदर पूछा जाएगा आपको, एबीसीडी का लास्ट सवाल है, जैसे 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 3 का मान होगा। क्योंकि ब्लू प्रिंट के अंदर आपको पूछा गया a की घात m इंटू a की घात n का मान, तो सीधा सूत्र ही पूछा गया है उसके अंदर। तो a की घात m प्लस n होता है। अब सूत्र की जगह यहाँ पर पूछा जाए जैसे 2 की घात 5 इंटू 3, तो ये गलत हो जाएगा। 2 की घात 5 प्लस 3, तो अगर पूरा मान नहीं दिया जाता है, इस तरीके का ऑप्शन है तो इसको चुनाव करोगे। अगर ये नहीं है तो 2 की घात 8, घातों को जोड़ करके, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर 9वां सवाल है, हल करना है, और यहाँ पर आपको वितरण नियम के द्वारा प्रश्न बना करके दिया जाएगा, जिसमें 4/3 इंटू 5/6 प्लस 4/3 इंटू 1/6। तो यहाँ पर कौन सा किस तरीके से करोगे? इसको नॉर्मली आप पहले गुणा फिर जोड़ करके उत्तर नहीं निकालना है। करना क्या है कि दोनों प्लस से पहले और बाद में देखना, एक पूरा पद कॉमन आ रहा है 4/3, तो उसको कॉमन ले लोगे।
पी से बची संख्या, इधर 5/6 बचता है, इधर 1/6। तो अब इसका आरोह का लसअप ले लो, लसअप लोगे तो 6 और ऊपर 5 + 1 यानी 6, तो 4/3 × 6/6 यानी 4/3 × 1 बराबर आ जाएगा 4/3। तो इस तरीके की संभावना बनेगी वितरण के गुण के द्वारा किसी भी सवाल को हल करने के लिए। फिर 10वां सवाल, 10वां सवाल आपके पूछा जाता है समीकरण वाले टॉपिक से। जैसे समीकरण को हल करना, एक तो इस तरीके की समीकरण पूछी जाती 2x + 3 = 5x और सामने कोई संख्या जिस तरीके से दे दे जैसे 9, तो यहाँ पर आपको उत्तर किस तरीके से निकालना है। और इसकी जगह दूसरी संभावना ये है कि 3m = 5m - 8, दोनों तरफ चर दे करके या दोनों तरफ चर और अचर दे करके। तो अगर इस तरीके का सवाल है तो क्या करोगे, 2x - 5x चर एक तरफ करोगे और -9 - 3 यानी -12 और इधर आ जाएगा -3x। तो x बराबर -12 और 3 गुणा में -3 वो इधर आते भाग में, तो x का मान निकालोगे कितना आ जाएगा 4। और अगर यहाँ दिया जाता है तो चर का पक्षांतरण करो, 3m - 5m = 8, तब आ जाएगा -2m प्लस के 3m और माइनस के पास 5m है, किसके पास कितना ज्यादा है तो माइनस के पास है 2m = 8 या m = 8/-2 यानी -4। तो इस समीकरण का कोई भी सवाल है जिसके अंदर एक छोटी सी समीकरण दे करके आपको सॉल्व करने के लिए कही जाएगी। फिर 11वां सवाल है वापस घन और घनमूल वाले सवाल से, जिसमें जैसे संख्या आपको गुणनफल दिया जाए 5 सेंटीमीटर या 5 × 3 × 5 का किससे गुणा करें, किससे गुणा करें कि गुणनफल है वो एक घन संख्या प्राप्त हो, गुणनफल घन प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या से आप इसका गुणा करो 5 × 3 × 5 का, जिससे है वो गुणनफल इसका जो प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन प्राप्त हो। कैसे संख्या प्राप्त हो, पूर्ण घन। तो पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पहले जोड़े बनाते हैं, जिसका जोड़ा अधूरा है 3-3 का ग्रुप बनाने के लिए जितने कम पड़ रहे उससे गुणा करेंगे। तो 5 की 2 संख्या मतलब जैसे 3 × 5 × 5, तो इसका 3 एक बार आया, 2 बार और लोगे 3 × 3 और 5 है 2 बार आ चुका है तो एक बार और लोगे, 5 का 3 से 15, 15 का 3 से 45 यानी किससे गुणा करोगे 45 से गुणा करने पर। और इसके बाद यहाँ पर संभावना बनती है कोई भी एक संख्या देकर के जिसका घनमूल पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे 3375 का घनमूल ज्ञात कीजिए, इस जगह इन दो में से किसी भी एक सवाल की बहुत ज्यादा संभावना है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी, 3375 5 का भाग 30 725 6 फिर 3 37 7 बार फिर 3325 का घनमूल पूछा जाए तो 5 का भाग 6 बार फिर 12 2 बार 725 फिर 5 का भाग 125 फिर 5 का भाग 25 फिर 5 का भाग 5 फिर 5 का भाग 1। तो 3325 का घनमूल प्राप्त करना है तो 5 का जोड़ा पूरा बन रहा है, बाकी संख्या रूट के अंदर रह जाएगी, रूट 25 घनमूल 25। या फिर जैसे यहाँ पर परफेक्ट सवाल तो यह है 3375 का किस से गुणा करें, किस से गुणा करें कि संख्या है वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 3375 के अंदर 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 का एक जोड़ा पूरा बन रहा है, एक कम पड़ रहा है, तो इसका किससे गुणा करोगे 5 से। इस तरीके का सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। बाकी ये जो एक परिरक्षित घनाभ है उसको पूर्ण घन बनाने के लिए आप कितने और घनाभ की जरूरत पड़ेगी, वो वाला सवाल। फिर 12वां सवाल है, मैंने एक हेयर ड्रायर है वो 8% GST सहित 5400 रुपए में खरीदा। तो सवाल ये है कि जीएसटी से पहले उसकी राशि क्या थी, 5400 में खरीदा तो जीएसटी से पूर्व राशि क्या थी। तो जीएसटी से पूर्व की राशि ज्ञात करने का सीधा तरीका आपको लगाना है पूर्व मूल्य।
और ऐसी स्थिति के अंदर जैसे मान करके करते हैं, तब माना जीएसटी से पूर्व मूल्य 100 रुपए, तब जीएसटी 8%, तो जीएसटी सहित मूल्य कितना हो जाता है? 108 रुपए। अब फिर वो जीएसटी सहित 108 है, तो जीएसटी रही 100, जीएसटी सहित 1 है, तो जीएसटी रही 100/108, फिर जीएसटी सहित 5400 रुपए है, तो 100/108 इंटू 5400। वैसे सीधा सूत्र क्या है इसका कि जब भी आप इसको करो, अंश में तो लिखना है 100, हर में लिखना है 100 प्लस जीएसटी इंटू जीएसटी सहित राशि या जिसमें बेचा गया है, जीएसटी सहित मूल्य, तो 100/100 प्लस जीएसटी, तो 8 जोड़ लो 108 इंटू 5400, तो 108 का भाग 540 में जाता है 5 बार, 7 में 0 50, और 50 का 100 से गुणा करोगे 5000 रुपए। तो यहाँ इस तरीके से सीधा इसको सोल्व कर लेना, जहां पर जीएसटी सहित कोई भी राशि पूछी जाती है, याद रखना 100/100 प्लस जीएसटी इंटू जीएसटी सहित मूल्य। सीधा सूत्र आपको याद रखना है, तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 100 प्लस जीएसटी हर के अंदर लिखना है इंटू जीएसटी सहित मूल्य। तो इस सूत्र से आप किसी भी जीएसटी वाले सवाल को कर सकते हैं, अगर जीएसटी सहित राशि दे करके जीएसटी से पहले का मूल्य पूछा जाए तो। अब उसके बाद 13वां सवाल है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, और 13वें का पहला खाली जगह पूछी जाएगी। जैसे 1 मीटर बराबर है, किसके बराबर है? तो एक तो दिया हो 1 इंटू 10 की घात 3 किलोमीटर, और एक दिया हो 1 इंटू 10 की पावर -3 किलोमीटर। तो 1 मीटर है वो किसके बराबर? 1 इंटू 10 की पावर -3 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि 1 मीटर होता है वो 1/1000 किलोमीटर होता है, मतलब 1 किलोमीटर का 1000वां भाग। तो इसको सही 10 की घात 3 या 1 इंटू 10 की पावर -3 ऐसे लिखते हैं। दूसरा सवाल है 7.89 इंटू 10 की पावर -5 का सामान्य रूप। यहाँ पर 100% संभावना है सामान्य रूप के सवाल की, मानक रूप, दोनों सवाल इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। और मानक रूप में है जैसे तीसरा सवाल 0.00000123, इसका मानक रूप। तो सामान्य रूप और मानक रूप दोनों एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, ताकि कोई भी गलत होने का चांस नहीं रहे। अब सामान्य रूप लिखना है, घात ऋणात्मक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे रफ में करना है 7.89, घात को धनात्मक करोगे 10 की घात 5 हर में चली जाएगी, और हर में 10 की घात 5 है, इसका मतलब 1 के साथ 5 जीरो है। और जब 10 का भाग देते हैं तो दशमलव है वो और आगे जाता है, यानी यहाँ से और आगे भेजो दाहिनी तरफ बाईं ओर, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, और उससे पहले दशमलव लगाना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0.12340 और फिर 789, ये इसका सामान्य रूप हो जाता है। अब 0.0000123 का मानक रूप, तो मानक रूप लिखते समय क्या करना है, पहले तो भले आप सीधा दशमलव हटा लो, या डायरेक्ट आपको रिक्त स्थान भरना है तो यहाँ से दशमलव 1 अंक के बाद मिलाना है। तो कितने अंक दशमलव हटा है? 5 स्थान, तो 1.23 इंटू 10 की पावर है अब -5, और दशमलव लगाते हैं। तो जैसे इसको व्यवस्थित करना है तो किस तरीके से करोगे, पहले 0.0000123, पहले दशमलव हटा दो, तो दशमलव हटाओगे बटे 1 और पीछे 3 3 7, तो 10 की घात 7। अब ऊपर हो गए 123 इंटू 10 की पावर -7, और 123 में नहीं लिख करके 1.23 लिखोगे, 10 की घात 2 और एक्स्ट्रा होगी, 10 की घात -7 पहले, तो किसके पास कितने ज्यादा घात है? 10 की घात -5। इस तरीके से सोल्व करना है। अब फिर अगला चौथा रिक्त स्थान है, जिसके अंदर आपको फिलअप का सवाल दिया जाता है। वहां पर एक सवाल दिया जाएगा, कोई भी संख्या, जैसे आधार 2 हो सकता है, या आधार 3 हो सकता है, या आधार 5 हो सकता है। जैसे 5 की घात 3 इंटू 5 की घात -4 इंटू 5 की घात 2 का मान होगा। तो अब इस तरीके का सवाल होता है, क्या करो, पहले धनात्मक घात को अलग जोड़ लो, 3 और 2 धनात्मक होगी 5 इंटू ऋणात्मक होगी 5 की घात -4, तो 5 की घात प्लस में 5 है -4 है, किसके पास कितनी ज्यादा है? 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 5।
तो ये खाली जगह वाला सवाल है जो आपके घातांक और घात वाले टॉपिक से लिया जाएगा। अब उसके बाद अगला सवाल है 14वां सवाल, जिसके अंदर सत्य असत्य, सही और गलत कौन सा कथन है उसकी पहचान करनी है। तो जैसे पहला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ब्लू प्रिंट के अंदर दिया हुआ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/s, ये सही होगा। अगर इसकी जगह कुछ और है या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तो 2πr/r+s कोष्टक में, इसको ध्यान में रखना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये हो जाएगा और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये हो जाएगा। 100% संभावना है इसकी, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। फिर अगला है 1 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है। आगे लीटर में आपको संख्या दे देगा, जैसे 1000 लीटर या 1000 किलो लीटर, तो किलो लीटर आता है तो गलत है। केवल 1000 लीटर या 1 किलो लीटर आ जाए तो सही है। 1 किलो लीटर के या 1000 लीटर के, दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन 1000 किलो लीटर आ जाए तो गलत है, या 1000 KL लिखा है तो गलत है। किलो लीटर का मतलब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर इस तरीके का आता है तो सही है, इससे लेकर के कोई दूसरी संख्या है 1 घन मीटर के आगे तो फिर वो गलत है। फिर तीसरा सवाल है जिसके अंदर एक घनाभ के अंदर, ब्लू प्रिंट के अंदर भी इसी टाइप का सवाल है, तो एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं, इसको लेकर के प्रश्न बना करके कहेगा। और ये आप पूर्व क्लास के अंदर पढ़ करके आए। 8 के अंदर तो इसका जिक्र बहुत कम हुआ है टॉपिक में, लेकिन शीर्ष जैसे 1 2 3 और 4 शीर्ष है, 5 6 7 और 8 शीर्ष। तो घनाभ के अंदर अगर पूछा जाए 8 शीर्ष होते हैं, फलक इसके पृष्ठ होते हैं, तो एक आपके सामने का, एक पीछे का, एक इधर का, एक इस तरफ का, 4, एक ऊपर का, एक आधार का, 6 शीर्ष 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अब इनमें से कोई भी संख्या चेंज करके कहे तो असत्य है, और यदि ये का ये दिया हुआ है तो सत्य है। जैसे आपको सवाल दिया जाएगा एक घनाभ में 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं तो सत्य है। अब ऐसा कह दे 8 फलक 6 शीर्ष होते हैं तो फिर असत्य है। क्रम आगे पीछे भले ही हो, आंकड़े यही होने चाहिए, 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो घनाभ के अंदर या घन का आ जाए तो घन में भी ये सेम है। अगर घन का सवाल आता है तो घन के अंदर भी ये सेम पॉइंट है। जैसे ये चित्र, घन के बारे में पूछा जाए तो घन में भी 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं, ध्यान रखना घन और घनाभ दोनों में। बाकी बेलन में फलक शीर्ष किनारे नहीं होते हैं। और चौथा पॉइंट है जिसके अंदर एक सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर पूरी संभावना है या तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। लेकिन अगर आता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई तो ये गलत है, ये किसका है, त्रिभुज का है। अगर है 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण तो फिर सही है विकर्ण। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र तैयार करके देना। उसके बाद 15वां सवाल है जहां पर आपके लेकर के प्रश्न पूछा जाए, स्तंभ ए को स्तंभ ए से मिलान करना। स्तंभ ए के अंदर जैसा संख्या है 4p³ इंटू -2p, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट p + q - 5 कोष्टक में, और इसका गुणा करना है 2pq से। और तीसरा सवाल जिसके अंदर a + b - ab का गुणा करना है -a + b से। और चौथा सवाल है 2x + 3 का गुणा करना है 3 + x से। तो अब इसका गुणनफल आपको रफ में करना है, फिर जो सामने है उससे मिलान कर लेना। तो अब जैसे -4p3 इसका गुणा करना -2p से। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करो, प्लस का माइनस से आ जाएगा माइनस, 4 का 2 से 8, p3 का p से गुणा तो p की घात हो जाएगी 4।
तो इसके सामने कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, -8p⁴। उसके बाद दूसरा p + q - 5 का गुणा करना आपको 2pq से। तो 2pq, पहले 2pq का p से गुणा हो जाएगा 2p² p की घात 1 और 1 जुड़ जाएगी, q एक ही है, प्लस 2pq का q से गुणा तो 2pq² और 2pq का -5 से गुणा -10pq। प्रत्येक पद से गुणा करना, पहले पहले का पहले से, फिर पहले का दूसरे से, फिर पहले का तीसरे से। इस तरीके से गुणा करके उत्तर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2p² प्लस 2pq² -10pq। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर अगला सवाल है a + b - ab। a + b - ab का गुणा करना -a से। पहले -a से कर लो, फिर प्लस b से कर लो। तो प्लस b का a + b - ab से। तो -a का a से माइनस का a², -a का b से माइनस का ab, और माइनस का माइनस से प्लस a का ab से गुणा a²b। फिर a का b से प्लस का ab, b का b से प्लस b² और प्लस b का -ab से -ab²। अब गुणनफल तो इतना बड़ा आता है, लेकिन इसमें भी पद जो जुड़ने योग्य सजातीय पद है, जिसका घात समान है, चर समान है, तो उन्हें जोड़ना है या घटाना है। तो सजातीय पद वापस रिपीट नहीं करेंगे, जैसे माइनस का a² और साथ में माइनस का ab प्लस का ab कट गया, और उसके बाद प्लस b² है, प्लस a² b है, -ab² है। ये चार पद बचते हैं। अगर ये चार नहीं हुआ, पहले का चिन्ह प्लस आ गया तो प्लस चिन्ह वाला होगा, तो सारों का चिन्ह बदल जाएंगे। इस तरीके से भी उत्तर सामने ऑप्शन हो तो उसमें से चुनाव करना है। या तो माइनस से शुरू हो तो ये सही है, प्लस से शुरू हो तो ये सही है। अब उसके बाद अगला है 2x + 3 का गुणा करना 3 + x से। तो इसका गुणनफल भी इसी तरीके से करना, जैसे 2x + 3 का गुणा किससे करना, x + 3 से। तो एक बार x का गुणा कर लो 2x + 3 से, एक बार +3 का गुणा कर लो 2x + 3 से। तो 2x का 2x से 2x², x का +3 से 3x, फिर 3 का 2 से प्लस के 6x, फिर 3 का 3 से 9। तो यहाँ पर 2x², 3x और 6x जुड़ जाएगा 9x + 9। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, 3x² सॉरी 2x² प्लस के 9x प्लस के 9। तो इस तरीके से ऊपर वाले में क्या था, माइनस का a² प्लस b², फिर प्लस का a²b माइनस का ab², जो भी पहले किया था वही। अब उसके बाद अगला सवाल है 16वां। ये तीन सवाल, तो एक तो रिक्त स्थान का, फिर एक मिलान करने वाला, और एक सत्य असत्य के। बहुत आसान से सवाल आते हैं, जिसमें मिलान करने वाला जो आता है वो बीज व्यंजक से आता है, रिक्त स्थान वाला घातांक और घात से आता है, और सत्य असत्य क्षेत्रफल वाले पार्ट से आता है। फिर 16वां सवाल है, जिसके अंदर आपको अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी है, तो वहां से सवाल पूछा जाए। तो ताश के पत्तों का सवाल आए, पूरे 52 पत्तों का है, तो कुल परिणाम कितने हैं, 52। या फिर 500 का सवाल आए, तो 500 को उछालने पर कुल परिणाम। इन दो में से एक सवाल फिक्स है, ध्यान रखना, 500 को उछालने पर कुल परिणाम। तो 500 के लिए कुल परिणाम होते 100 और 52 के पत्तों के लिए 52। अब 500 के लिए आता है जैसे सम संख्या, तो सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, तो 3 परिणाम है, 3/6 यानी 1/2। और विषम संख्या आती है, तो विषम संख्या की क्या हो जाएगी, 1 3 5, टोटल कितनी संख्या, 3। तो इसकी भी प्रायिकता 3/6 यानी 1/2। फिर आ सकता है आपके भाज्य 500 को लेकर के, तो भाज्य संख्या आने का सवाल क्या पूछोगे, भाज्य कौन कौन सी है, 4 और 6, यानी 2 घटनाएं, कुल 6 अर्थात 1/3। और अगर पूछा जाए अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अभाज्य है 2 3 5, 3 परिणाम, 3/6 यानी 1/2। उसके बाद अगर इस तरीके का सवाल आया कि अभाज्य नहीं हो या भाज्य नहीं हो,
तो भाज्य है कौन सी, 4 और 6। तो 4 और 6 को छोड़ करके से सभी संख्या भाज्य नहीं में आएगी, ध्यान रखना। तो 4 और 6 को छोड़ दो, 1 2 3 और 5, कुल परिणाम 4 है, प्रायिकता हो जाएगी 4/6 यानी 2/3। इस सवाल को एक्स्ट्रा तौर पर तैयार रखना, 100% इंपॉर्टेंट है, पूरी आने की संभावना है पास आएगा। अब ताश के पत्ते का सवाल आए तो वहां पर आपको 4 उत्तर पूछे जाएंगे। पहला है जैसे ईंट का इक्का प्राप्त हो, तो ईंट का इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, अब 52 पत्तों में से ईंट का इक्का कितना, 1, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/52। दूसरा सवाल है जिसके अंदर पान का गुलाम हो, तो पान के पत्ते कौन से, जिसको हम नॉर्मल भाषा में लाल का पत्ता बोलते हैं, पान का गुलाम, तो पान के गुलाम भी कितना, 1/52। उसके बाद हुकुम का पत्ता हो, तो हुकुम किसको बोलते हैं, जिसे हम काली का पत्ता बोलते हैं, वो हुकुम का पत्ता है। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13/52 यानी 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और उसके बाद ईंट की बेगम प्राप्त हो, या जैसे लाल रंग की बेगम प्राप्त हो, तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं, 26 है, और उसमें लाल रंग की बेगम कितनी, 2। लाल के 26 पत्ते कौन से, ईंट और पान दोनों पत्ते हैं वो 13+13 लाल रंग के, और 13+13 ही काले रंग के। काले रंग के पत्ते कौन से, चिड़ी का और हुकुम का, इन दोनों को ध्यान में रखना है। अगर काले रंग का पत्ता पूछा जाता है तो आपका रिजल्ट 26 पत्तों में से निकालना है, और लाल रंग का पत्ता पूछा जाता है तो भी 26 का। अब जैसे लाल रंग का एक पत्ता पूछ लो, मान लीजिए जैसे लाल रंग का एक पत्ता प्राप्त करना, तो लाल रंग का पत्ता आते ही आपके दिमाग में केवल 13 पत्ते नहीं आने चाहिए, लाल रंग के पत्ते, लाल और ईंट दोनों के 26 पत्ते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 26/52 यानी 1/2। और लाल रंग की बेगम कितनी है, एक ईंट की बेगम, एक पान की बेगम, दोनों लाल रंग की, तो 2/52 यानी 1/26। तो इन सवालों को अच्छे से तैयार करके जाना। इसके बाद अगला सवाल है जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा, जो सवाल है आपके वर्ग और वर्गमूल वाले पार्ट से, फिर से एक संख्या 17वां, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9216 का वर्गमूल। तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ और इसमें वर्गमूल ज्ञात करो। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, 9216 का वर्गमूल निकालना है, तो 2 का भाग दो, 4808, फिर 2 का भाग दो, 4608, 46×92 08, हाँ, फिर 2 का भाग दो, 2304, 2304 फिर 2 का भाग दो, 11/5, 1152, फिर 2 का भाग दो, 10, 11 में 5 बार, फिर 1 से 1 से 15, 7 बार, फिर 1 से 577, फिर 2 का भाग दो, तो 28×56 और 1 288, फिर 2 का भाग दो, 144, फिर 2 का भाग दो, 72, फिर 2 का भाग दो, 37, फिर 2 का भाग दो, 18, फिर 2 का भाग दो, 9, अब 3 का भाग 3 बार, और फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। तो 9216 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 आया है, 4 2 6 2 8 2 10 बार, 2 आया है, 1 बार आया, 3 का जोड़ा, तो 2 2 के ग्रुप बनाओ और एक 3 का, तो 2 2 2 2 और 2, हर ग्रुप में से एक एक अंक बाहर लेना है, इंटू 3, तो इधर से गुणा कर लो 2 × 3 यानी 9216 का वर्गमूल। तो 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 48, 48 × 2 96, तो 9216 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 96। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला सवाल है जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न, या उस पर आधारित जैसे बैक्टीरिया की वृद्धि, या फिर जनसंख्या का सवाल कि एक शहर की जनसंख्या 24,000 है और प्रतिवर्ष 5% दर से बढ़ती है। जैसे वर्ष 2021 में या वर्ष 2025 में एक गांव की जनसंख्या 24,000 थी, 5% दर से वृद्धि हो रही है, तो
वर्ष 2027 में उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो अगर इस तरीके का सवाल आता है तो अभी चक्रवर्ती ब्याज से करोगे, मूलधन की जगह जनसंख्या मान लोगे 24,000, दर आर 5% वार्षिक और समय टी 2025 की लेकर के 27 की पूछी है 2 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में मिश्र धन, या तो मिश्र धन करना है, सूत्र तो मिश्र धन वाला लगाना है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे 2027 में जनसंख्या, बस शब्द चेंज करना है और जनसंख्या का सूत्र हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 की घात T सीधा। तो 24,000 इंटू 1 प्लस दर 5 बट्टे 100 की घात टाइम 2, तो 24,000 इंटू 1 प्लस 5 बटे 100 का लस अप्लाई करके जोड़ोगे तो 105 बटे 100 हो जाएगा, और 105 बटे 100 को 2 बार लिखना, जितनी घात है उतनी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 105 का 105 से गुणा, 110 25, उसका करना है 24 से गुणा, और जो गुणनफल आता है, जैसे 24 का पहाड़ा 5 बार 120 बार हासिल, 24 गुना 48 बार 60 जीरो हासिल से फिर 24 का 1 से 4 2 हासिल, 24 2 26, तो 2,64,700, 2,64,700 बट्टे 2 जीरो 2 जीरो काट गया था, और 1 जीरो से 1 जीरो ये काट गया था, फिर भी 1 जीरो बचा है। तो अब 1 जीरो से 1 जीरो यानी 2027 में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 26,460। इस सवाल की तरह का कोई भी सवाल आए तो उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर किसी सवाल को दोबारा से पढ़ना है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब यहाँ पर मैंने एक और सवाल लिया जिसमें जैसे एक 8,000 रुपये मूलधन है 2 वर्ष के लिए, 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना, ये सवाल है। जैसे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर लोगे। अब जैसे मूलधन पहले तो मतलब जैसे आंसर को आंसर के तरीके से लिखोगे तो पी का मान 8,000 रुपये, दर आर 10% वार्षिक, समय टी 2 वर्ष। अब आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो पहले तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर लो, फिर इन्हीं का साधारण ब्याज ज्ञात कर लो। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या है, P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 की घात T माइनस मूलधन। तो 8,000 इंटू 1 प्लस 10 बट्टे 100 की घात 2 माइनस 8,000। अब 8,000 इंटू यहाँ पर लसअप लोगे तो 1/1 प्लस 10 बट्टे 100, तो लसअप आ जाएगा 100, 1 का भाग 100 बार, 100 का 1 से गुणा 100 प्लस 10 यानी हो जाएगा 110 बट्टे 100 इंटू 110 बट्टे 100 माइनस 8,000। तो 8,000 तो बाद में रखो, पहले उधर वाला सॉल्व करो। तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, तो ऊपर आया 11, 11 से 121, 121 का गुणा किससे करना, 8 से। तो 8, 8 दूनी 16, 8 1 9, 968, सॉरी 80 से गुणा करना है। तो 9,780, 9,780 में से 8,000 घटा लो, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, 1,780 रुपये, मतलब 1,680 रुपये। और अब पूछा है आपको साधारण ब्याज भी, तो फिर ज्ञात करोगे इसका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र फिर से वही है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। तो मूलधन 8,000 इंटू दर 10% और समय 2 वर्ष बट्टे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 800 इंटू 2 यानी 1,600 रुपये। तो सरल ब्याज आया 1,600 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज आया 1,680। तो दोनों ब्याज के अंदर अंतर, तो अंतर अधिक कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज है 1,680 माइनस 1,600, तो कितने रुपए का अंतर आया, 80 रुपए का। इस बात को ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद अगला सवाल है घनाभ की विमाएं, 19वां। एक घनाभ की विमाएं, एक घनाभ की विमाएं
यहाँ पर वैसे सवाल है वो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाले टॉपिक से दिया जाएगा। अब घनाभ का देगा बेलन का संभावना पूरी बनती है, लेकिन फिर भी जैसे एक रोलर को सड़क पर समतल करने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, एक बार परीक्षा से पहले उसको भी देख के जाना। और एक एक बेलनाकार टैंक है जिसकी आधार का व्यास दिया हुआ है और उसकी लंबाई दी हुई है, आपको पूछा है इसके अंदर कितने लीटर दूध आएगा, तो उस सवाल को भी अच्छे से एक बार तैयार करके जाना। अब घनाभ की विमा है वो कितनी है, 60 सेमी इंटू 54 सेमी इंटू 30 सेमी। और अब प्रश्न ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं, यदि घन की विमा है वो 6 सेमी, मतलब घन इसके अंदर रखना है। एक बड़ा सा घनाभाकार बॉक्स है, उस बड़े से घनाभाकार बॉक्स के अंदर क्या रखना है, छोटे छोटे घन रखना है। अब घनों की संख्या कितनी होगी, इस प्रकार के छोटे छोटे घन इसके अंदर, जैसे बड़ा सा बिस्किट का पैकेट है उसमें बिस्किट के छोटे छोटे पीस रखना, तो उनकी संख्या कैसे निकालनी वो तरीका है। तो घनाभ की विमा दी है तो ऐसे सवाल के अंदर क्या करना, जब किसी की संख्या पूछ जाए तो पहले बड़े ठोस का आयतन निकाल दो। तो यहाँ पर हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन अगर संख्या निकालनी है तो आयतन पूरा सोल्व करना ही नहीं है, आयतन का सूत्र क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 60 सेमी इंटू 54 सेमी इंटू 30 सेमी बराबर 60 इंटू 54 इंटू 30। ऐसे ही रहने दो क्योंकि वैसे ही सोल्व करेंगे, काटेंगे। और एक घन की भुजा कितनी, घन की भुजा 6 सेमी, तो एक घन का आयतन निकाल देंगे, एक घन का आयतन। अब घन का आयतन भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा क्यूब है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 घन सेमी। अब ज्ञात करने कितने घन रखे जा सकते हैं, यानी घनों की संख्या। तो जब घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या लगेगा, बड़े ठोस का आयतन, बड़ा ठोस क्या है, घनाभ का आयतन, उसके अंदर भाग देना है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, घनाभ का आयतन क्या है, 60 इंटू 54 इंटू 30 बटे 6 इंटू 6 इंटू 6। अब जैसे देखिए इसका आयतन क्यों नहीं हमने सोल्व किया था, वो यहाँ पर समझ में आएगा। 6 से 60 डिवाइड हो रहा है 10 बार, 6 से 54 डिवाइड हो रहा है 9 बार, 6 से 30 डिवाइड हो रहा है 5 बार। तो अब सीधा उत्तर आ रहा है 10 इंटू 9 90, 90 का 5 से गुणा 450 घन रखे जा सकते हैं। अतः घनाभ में 450 घन रखे जा सकते हैं। इस तरीके से सोल्व करना है। तो इसके बाद वाले जो प्रश्न है उनको बहुत जल्द ही अपडेट करूंगा, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपका कोई साथी आर्ट क्लास में पढ़ रहा है तो परसों उसका एग्जाम है, तब तक आप उसके साथ इन प्रश्नों को शेयर जरूर करना, उन्हें भी फायदा मिल सके। धन्यवाद।